हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेस। और इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेस सीरीज में अभी हम जो है एक जीएस का, एक जनरल स्टडीज का एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज में बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी इस जीएस सीरीज में, जैसे मैंने आपको पिछले जो इंट्रोडक्शन था जिसमें मुझे बताया कि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वर्ड हिस्ट्री के एक टॉपिक को। तो आपको जस्ट मैं बताना चाह रहा था कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा अप्रोच होगा। तो आज हम बहुत सारा लेक्चर न दे के मैं चाह रहा हूँ कि एक टॉपिक को स्टार्ट करूँ जिसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मेरे लेक्चर को सुनने के बाद जब आप बुक को पढ़ें तो आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग आए। कौन सी किताब आप पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए, मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने कई सारी किताबें पढ़ी और मुझे जो सबसे अच्छी किताब लगी वो आपकी न्यू एनसीईआरटी है। आपसे कोई कितना भी कहे ओल्ड एनसीईआरटी ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। मेन बात ये है कि आपके पास 2 बार पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपको न्यू एनसीईआरटी की कोई सप्लीमेंट चाहिए, उसके साथ कुछ पढ़ना है, तो मैं कहूँगा ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, इसके अलावा नहीं कुछ पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लेंगे किताब तो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि पहले आप न्यू एनसीईआरटी को पढ़िए और अगर पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है तो ओल्ड एनसीईआरटी को देख सकते हैं। वैसे जितने कोचिंग के मटेरियल आप देखेंगे तो वो ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी को मिक्स करके एक सिंथेटिक ले जाते हैं। तो आप कोचिंग का मटेरियल भी कोई देख सकते हैं जो आपको सही लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का जो टॉपिक है, मैंने कहा था आपको वर्ड हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वहीं से देखते हैं। देखिए, जो आपको वर्ड हिस्ट्री जो आपके टॉपिक दिया गया है, मैं ऐसा नहीं कि पूरे डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। उतने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो देखिए, जो चीज़ आपसे वर्ड हिस्ट्री में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आपसे पूछी जाती है वो आपने सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को कई बार आप सुनेंगे और ये ऐसा होता ही नहीं है कि कभी भी कोई डिस्कशन हो वर्ड हिस्ट्री का और इसे छोड़ दिया जाए। मतलब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। मैंने आपको बोला कि जब हम पढ़ेंगे तो 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक इवेंट और दूसरी प्रोसेस। इवेंट या इवेंट्स, ठीक है, और दूसरी जो है प्रोसेस। मैं उसी फॉर्मेट पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इवेंट है, ठीक है। ये एक इवेंट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इस इवेंट के होने की प्रोसेस क्या है, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है वाई, वेयर एंड हाउ। एक्चुअल में इसी को कॉग्निटिव अप्रोच बोलते हैं कि जब आप चीज़ों को जस्ट मगिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कहाँ हुआ, हाउ कब हुआ, और इसी में जो आप डेट कहते हैं व्हेन, टाइम क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस में इसका आंसर मिलता है और एक इवेंट है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। मैं कोई वैसे नहीं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको बुक में दिखेगा, जो बातें उस पर फोकस नहीं करेंगे। मेरे लेक्चर का मेन मकसद ये है कि जब आप इसे सुन लें और जब आप फिर से किताब को पढ़ें तो आप समझ जाएं कि इसमें से क्या क्या उठाना है, ठीक है। जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, जो आपको और सब्जेक्ट समझने में हेल्प करेगा, जो आपको हिस्ट्री एज ए टॉपिक पूरा जीएस में जब आप कवर करना चाह रहे हो तो क्या हेल्प करेगा। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जैसे सबसे पहली चीज़
रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन क्या होता है इस बात को मैं पहले आपको बताऊं। देखिए, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि ये बहुत इजी चीज़ है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिनको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। तो इस वजह से मैं ऐसे एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको आ रहा तो आप स्किप करिए, अगर नहीं आ रहा तो आप देखिए रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे रेवोल्यूशन का ऐसे मीनिंग क्या होता है, आप रेवोल्यूशन या हिंदी में क्रांति बोलते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे पहले से कोई ऑर्डर चला आ रहा हो, कोई व्यवस्था, ऑर्डर का मतलब है कोई अरेंजमेंट। ठीक है, कोई अरेंजमेंट जो चली आ रही हो, पहले से कोई व्यवस्था चली आ रही हो, उसमें रेवोल्यूशन। जैसे रेवोल्यूशन है तो कहाँ रेवोल्यूशन, एक्चुअल में रेवोल्यूशन जो है पहले से चले हुए ऑर्डर में हो रही है। पहले से जो कोई व्यवस्था चल रहा, कोई ऑर्डर चल रहा है, उसमें रेवोल्यूशन है। तो सवाल है ये ऑर्डर कौन सा है जिसमें रेवोल्यूशन है। जैसे देखिए, ये ऑर्डर क्या है जिसमें रेवोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर या अरेंजमेंट है जिसमें रेवोल्यूशन होगा। तो जैसे देखिए, ये अरेंजमेंट या जो चेंज हुआ है वो फ्रेंच में हुआ। फ्रेंच एज ए कंट्री को हम ले रहे हैं, फ्रेंच एक पॉलिटिकल एंटाइटी ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये चेंज हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको पहले ये जानना है, और वो चेंज ऐसा हो ना, रेवोल्यूशनरी चेंज का मतलब है कि पूरी व्यवस्था को बिल्कुल बदल दिया गया, ताश के पत्तों की तरह जब उसे मिक्स करके वैसे चेंज कर दिया कि पहले जो अरेंजमेंट था, अब जो नया अरेंजमेंट है वो बिल्कुल चेंज है। जैसे इंडिया की जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कभी भी आप रेवोल्यूशन वर्ड नहीं पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे, जब आप कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देखेंगे तो 1857 को क्रांति न कह के म्यूटनी कहा जाता है। ठीक है, एक सैनिक विद्रोह कहा जाता है, वो क्रांति नहीं है। और 1947 में जो हमें इंडिपेंडेंस मिला वो भी कोई रेवोल्यूशन नहीं था। हमारे यहाँ कोई रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे आपको दुनिया में कई जगह रेवोल्यूशन मिलेगी, मैं उन रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंस को आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि इसको पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मीनिंग है, ये आपको समझना है। एक बार जब इस वर्ड की मीनिंग और इसके इम्पोर्टेंस को समझ जाएंगे तो आपको जितना भी मटेरियल इस टॉपिक पे पढ़ने को मिलेगा, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, चाहे करंट में कोई डिस्कशन का, है ना, तो आपको उसके सेंस समझ में आएगा। मेरी एडवाइस है कि पहले आप लेक्चर को कुछ दिन देखिए, फिर आपको बातें समझ में आने लगेगी। चलिए देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन रेवोल्यूशन है, इंग्लैंड का रेवोल्यूशन है, और रसिया का रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन, चाइना में भी रेवोल्यूशन हुई। ठीक है, तो इन कंट्रियों में पहले से रेवोल्यूशन हुई है, इवन जापान में भी रेवोल्यूशन हुई। तो इसमें क्या खास बात हुई है, अगर इन जगहों पे रेवोल्यूशन हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रेंच से मीनिंग नहीं है, एक्चुअल में इसका जो इम्पैक्ट है पूरे यूरोप में पड़ा है, यानी पूरी यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ। पूरे अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है, उसमें रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और रसिया में रेवोल्यूशन हुआ, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, जापान में रेवोल्यूशन हुआ। तो क्या सारे रेवोल्यूशन का एक ही मीनिंग है? ऐसा नहीं है। हर रेवोल्यूशन का ना, जब आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक वर्ड बार बार आएगा, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में इसे हम बोलते हैं संदर्भ। ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं संदर्भ। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट, इसका क्या मीनिंग होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ना कि जैसे एक फ्रेम, जैसे आप ये समझिए, ये कोई फ्रेम है,
ठीक है। जैसे ये बोर्ड ही एक फ्रेम है, तो फ्रेम में एक चीज़ समझिए, ये एक टाइम है, ये स्पेस है, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम कहें 1900 to 1950, ये टाइम वाले पे हो गया, ठीक है। इतने टाइम की बात कर रहे हैं। और स्पेस की हम बात कर रहे हैं यूरोप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 50 साल के टाइम और उस 50 साल के टाइम में यूरोप एक स्पेस की बात कर रहे हैं। इसमें जितनी इवेंट होंगी, इन सब इवेंट का कॉन्टेक्स्ट जो है हम कहेंगे सेम है, जिसमें 50 साल का टाइम लिए हैं और इतने जो है स्पेस को कवर किए हैं। जैसे हम बोले कि 1800 से लेकर 1900, 100 साल के समय में अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। एक्चुअल में हिस्ट्री एक लंबी सी, हिस्ट्री एक लंबा सा, देखिए हिस्ट्री में मान लीजिए ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये प्रेजेंट पॉइंट है। एंड पॉइंट नहीं होता, प्रेजेंट पॉइंट। तो हमें इस बीच के टाइम को जानना है, ठीक है। ये कोई बीच का टाइम है, तो एक तो टाइम होगा, लेकिन इस टाइम में दुनिया में जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, तो इस टाइम में वो अलग अलग चीज़ें हो रही होंगी। जैसे मान लीजिए ये 1950 को ही ले लीजिए, तो 1950 या 1900 से 1950 ले लीजिए, तो इसमें यूरोप में क्या हो रहा था, ठीक है। यूरोप में क्या हो रहा था, एशिया में क्या हो रहा था, साउथ एशिया में क्या हो रहा था, अफ्रीका में क्या हो रहा था, अमेरिका में क्या हो रहा था, साउथ अमेरिका में क्या हो रहा था। इवन अलग अलग कंट्री और रीजन पे जाएंगे तो सब जगह एक जैसी इवेंट नहीं हो रही थी। इसलिए जब किसी चीज़ को, किसी बात को मेंशन करना होता है, तो बेहतर होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट को बताएं कि उस वो टाइम कौन सा है और वो जगह कौन सी है। जैसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, वो टाइम कौन सा है और वो टाइम पीरियड कौन सा है, एक टाइम पीरियड, और वो जगह कौन सी है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे हम बोले 1960 के दशक की, यानी 1960 का जो डिकेड था, उस दौर के हम फैशन की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनने लगेगी। जैसे आपने पुरानी मूवीज देखी होगी कि उस समय गाड़ियाँ ऐसी थी, बिल्डिंग ऐसे थे, हीरो ऐसे बाल रखते थे, उनके शर्ट की कलर अलग होती थी, गानों का म्यूजिक अलग होता था, लोगों का टेस्ट अलग होता था, पॉलिटिक्स में अलग बातें होती थी। इसी को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। जब इस बात को आप समझना शुरू कर देंगे ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बताओ तभी किसी बात की वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमैनिटी में कॉन्टेक्स्ट बार बार पूछा जाता है। अभी मैं इसको यहीं तक रहने दे रहा हूँ, ठीक है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो वापस इसे बताऊँगा। अभी के लिए आप समझ गए, कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करेंगे तो उसे इस तरीके से लिया जाएगा जैसे मैंने अभी बोला। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जैसे मैंने बात की थी, इनको हटाते हैं, जैसे मैंने बात की थी रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक रैपिड चेंज। जैसे जब हम कहेंगे रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन का मतलब है एक टोटल चेंज या एक रैपिड चेंज, एक टोटल चेंज या एक रैपिड चेंज या एक एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, एक एब्सोल्यूट चेंज हो जाए समथिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले जो है एक ऑर्डर होगा, एक कोई अरेंजमेंट होगा। ये ऑर्डर किस चीज़ का होता है, तो जब हम हिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो ये ऑर्डर होता है पॉलिटी का, ठीक है, इकोनॉमी का, ठीक है, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, कल्चर का और सोसाइटी का, ठीक है। ये चार चीज़ें हमेशा याद रखिए।
एक्चुअल में जब भी आप कुछ पढ़ेंगे तो ये 4 चीज़ें चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, ठीक है। इवन जियोग्राफी भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, जियोग्राफी भी रख लीजिए। पॉलिटी जियोग्राफी को इंक्लूड किए हुए है, ठीक है। इकोनॉमी भी जियोग्राफी को इंक्लूड किए हुए है, जियोग्राफी तो होगा ही होगा। तो ये इन 4 चीज़ों में अगर कोई चेंज होगा तो उसे हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि रेवोल्यूशन से पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग था, इकोनॉमिक अरेंजमेंट अलग था, कल्चर अलग थी, सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन अलग बेसिस पे हुआ था, और जब रेवोल्यूशन हुआ तो ये सब बदल गए। यानी आफ्टर रेवोल्यूशन जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट होगा वो अलग हो जाएगा, जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो इकोनॉमी का बेस होगा वो अलग हो जाएगा, कल्चर अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कल्चर थोड़ा ब्रॉड हो जा रहा है तो अगर हम इजी समझने के लिए तो पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी को ही रखें, ठीक है। इवन कल्चर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, चलिए रहने दीजिए। तो ये चीज़ें जो है आफ्टर रेवोल्यूशन चेंज हो जाएंगी। और चेंज कैसे, थोड़ा बहुत नहीं। जैसे एक चेंज होता है कि पहले से कोई व्यवस्था चली आ रही थी, आपने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, वैसा नहीं। एक टोटल रैपिड चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, वो पूरी तरीके से बदल गई। पहले वो एक्स था तो अब वो वाई हो गया है, ठीक है। एक्स डैश नहीं हुआ है, वो सीधे वाई हो गया है। पहले वो ए था तो अब वो बी बन गया है। पहले जो कुछ था उससे अब एकदम बिल्कुल चेंज। अब ये जो चीज़ें लाती हैं तो रेवोल्यूशन फिर लाया कौन, तो वो एजेंट होते हैं जो ये रेवोल्यूशन को लाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपसे वर्ड यूज किया जाए, जैसे बोला गया रशियन रेवोल्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि रसिया में रेवोल्यूशन से पहले वहाँ की पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर अलग थी, और आफ्टर रेवोल्यूशन वो बदल गई। चाइना में ठीक यही हुआ। जैसे रसिया का रेवोल्यूशन 1917 में हुआ, चाइना में 1949 में हुआ, ठीक है। तो अमेरिका में जो है 1776 में हुआ, ठीक है, और फ्रांस में 1779 में हुआ। तो देखिए सबका कॉन्टेक्स्ट अलग है, क्योंकि सबका टाइम अलग हो गया और सबकी जगह भी अलग है। क्योंकि रसिया एक अलग जियोग्राफिकल टेरिटरी है, स्पेस अलग हुआ ना, चाइना एक अलग टेरिटरी है, और अमेरिका एक अलग टेरिटरी है, इंग्लैंड एक अलग टेरिटरी है। तो जाहिर सी बात है हर का टाइम और स्पेस अलग है, तो हर का कॉन्टेक्स्ट अलग है। ऐसे बड़े सारे कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारे टाइम स्पेस, ये जो मैंने बताया ना, इस तरीके से जुड़ के आपका वर्ड हिस्ट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो आज का आपका प्रेजेंट दिख रहा है, जो हम 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में आज जिस हालत में रहते हैं, उसके फॉर्मेशन में ये सब ने कोई न कोई रोल प्ले किया है। इसीलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा, ठीक है। इसीलिए इसको बताया जा रहा कि आप समझें कि आज का प्रेजेंट किन किन रास्तों से होके आया है, कैसे ये प्रेजेंट बना है। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रेवोल्यूशनाइज हो, रेवोल्यूशन के थ्रू बने। जैसे रास्ते दो हो सकते हैं, एक तो डेवलपमेंट है प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे वो होता रहा, ठीक है, और एक होता है कि रेवोल्यूशन के थ्रू उसे बिल्कुल बदल दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी होती है। अब उसमें से जो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है वो नहीं जनरली आपसे पूछा जाता है। एक्चुअल में जो इस टाइप के एब्सोल्यूट टोटल रैपिड चेंज हुए हैं, जैसे आपसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, एवोल्यूशन नहीं पूछा जाता, रेवोल्यूशन पूछा जाता है। जैसे दो चीज़ है, एक और चीज़ है, देखिए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब एक तरीके का डेवलपमेंट समझिए, धीरे धीरे जो नई आने वाली चीज़ है वो अपने प्रिकर्सर से बेहतर है, उसे डेवलप फॉर्म में है। तो हर चीज़ में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो जनरली आपको ये एवोल्यूशंस को न रख के रेवोल्यूशंस को पूछते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन प्रेजेंट को बहुत तेज़ी से चेंज करता है। एवोल्यूशन के अंदर भी रेवोल्यूशन है, खैर छोड़ो, जाने दो आप, जो है मैं इस पे नहीं आता हूँ।
ये बात जो मैं आपको समझाना चाहता था कि जैसे एज ए फ्रेंच रेवोल्यूशन या कोई भी रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग आप समझ गए, यानी रेवोल्यूशन से पहले एक अरेंजमेंट होगा और रेवोल्यूशन के बाद एक अरेंजमेंट होगा। अब इस बात को हम अपने टॉपिक पे ले आते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे आज का जो आपका टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब होता है ये, देखिए बाकी सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए कि वो बास्टील के किले पे वो कौन सी भीड़ जाएगी, क्या वहाँ लूटपाट करेगी, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब आप जान जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है फ्रेंच एक ऑर्डर होगा, फ्रांस में पहले एक ऑर्डर होगा, ये प्री रेवोल्यूशन है, ठीक है। ये ऑर्डर क्या होगा, तो जैसा मैंने बताया कि वहाँ की सोसाइटी एक स्पेशल फॉर्म में होगी, वहाँ की पॉलिटिक्स जो है एक स्पेशल फॉर्म में होगी, वहाँ का इकोनॉमी जो है एक अलग फॉर्मेट में होगी, और वहाँ का जो कॉमन कल्चर है वो अलग होगा। और जब इसमें रेवोल्यूशन हो जाता है, रेवोल्यूशन का मतलब आप समझ ही गए, जो चेंज हो जाता है, तो आफ्टर रेवोल्यूशन जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो हमेशा होगा, बिना ऑर्डर पे कोई भी सोसाइटी या कोई भी पॉलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो उसमें ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद ये सब चेंज हो जाएगा, यानी सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बदल जाएगा, उसकी पॉलिटिक्स बदल जाएगी, ठीक है, उसकी इकोनॉमी बदल जाएगी, बदलनी ही चाहिए क्योंकि उसका मकसद ही यही था। और जो कल्चरल ट्रेडिशन थे वो भी चेंज हो जाएंगे, जो कल्चर है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेवोल्यूशन किया ही गया इन सब को बदलने का। तो मैं पहले इसकी समरी आपको समझाऊंगा। देखिए, जो सोसाइटी थी, यहाँ पे जो सोसाइटी थी प्री रिवॉल्यूशन, फ्रेंच की जो सोसाइटी थी, ये सोसाइटी थी फ्यूडल सोसाइटी, ठीक है। ये फ्यूडल सोसाइटी थी जिसमें हायरार्की होती थी, जिसमें हायरार्कियल सिस्टम होता था, जो प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी थी। देखिए ये सारे वर्ड आ रहे हैं। जैसे हायरार्की का मतलब क्या है, मतलब सोसाइटी इक्वल नहीं थी,